बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अब मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप ठीक ठाक ही रहें, तंदुरुस्त रहें, इन अस्पतालों में किसी को ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ तो चल रहा है जी एहतजाज। आउटडोर्स हैं बंद, मरीज हैं परेशान, तो अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इन हॉस्पिटल्स के बड़े कहते हैं ना, इनके मत्थे ही ना कोई लगे, तो वाकई ना लगे, क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुके हैं। धरना बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से मॉल रोड पर ट्रैफिक मुसलसल जाम है। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के घर वहाँ हैं, जिन लोगों का कारोबार वहाँ पर है, वो तो परेशान होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर पुलिस ने अब पता चल गया जी इनका ओढ़ना भी छोड़ना फिलहाल तो यहाँ पर ही है। सो वहाँ पर टेंट लगा के, खारदार तारे लगा कर, हर्डल्स लगा के रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं। सो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके वहाँ कारोबार मुतासर हो रहे हैं। आप खुद देखें जी, अगर आपके घर के बाहर, आपकी दुकान के बाहर कोई बैठ जाएगा, कितना आपका काम मुतासर होगा। प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब होकर रह जाती है, गुजरगाह है, लोगों का आना जाना, एक रोड आप क्रॉस करके उस साइड पे नहीं जा सकते, इतना लंबा आपको चक्कर लगा के जाना पड़ रहा है। और फिर ट्रैफिक जैम का मसला वर्स्ट होता चला जा रहा है शहर में। इसी धरने की वजह से जेल रोड ट्रैफिक बंद, मॉल रोड ट्रैफिक बंद। उसके अलावा अगर आप चले जाएं कैनाल रोड पर, अब जिन लोगों ने अस्पतालों में जाना है, एम्बुलेंसेज है, वो लोग तो परेशान होकर रह गए हैं। अगर अस्पतालों का रुख कर लें, कल पूरा दिन ओपीडीज में काम बंद रहा। जब ओपीडीज में काम बंद होता है तो ऑब्वियसली इमरजेंसी में भी काम जो है वो स्लो चल रहा होता है। लोग दूर दराज से आते हैं, पता चलता है हड़ताल चल रही है, वापस चले जाते हैं। कोई हल फिलहाल नहीं निकल रहा और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तमाम सूरत हाल में सीएम साहिबा खामोश क्यों हैं। सीएम साहिबा, तमाम वज़रा, सामने ही पंजाब असम्बली है, आना जाना सबका ही लगा रहता है। अब इस पर खामोशी समझ से बाहर है। क्यों कोई मसला ये हल नहीं कर रहा? क्या ये बहुत बड़ा मसला है, हल तलब है ही नहीं? क्या इनको कोई छेड़ना नहीं चाह रहा? क्या हुकूमत इनके आगे बेबस है? बहुत सारे सवालात हैं। बात कर लेते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। आमिर रजा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया और अली साई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई एक कमेंट कर दें, फिर चलते हैं जी आज की। लेकिन आपने सीएम का नाम क्यों लिया कि सीएम जो है वो क्यों खामोश है? तो क्या करे सीएम? ठीक है, सीएम जो काम करने जा रही है, जो सीएम काम करने जा रही है साई साहब और अन्ना साहबा, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। ये सारे हड्डाराम हैं। तो अब जो काम, कोई बातचीत, इनसे बातचीत, वो कहते हैं जी वो ये सारी चीजें वापस ही ले लें, हमें काम ना करने दिया जाए, हम काम करने को तैयार हैं। रिट दिखाएं इनको, यहाँ से दिखाएं। इसकी रिट ये होती है, इनको इनकी जो है जितने दिन की हड़ताल पे रहेंगे, इनकी तनख्वाह जो है ख़त्म की जाए, इन दिनों की तनख्वाह ना दी जाए इनको, और इनकी नौकरी में जितने भी दिन हैं इस दिन को मिनखा कर दिया जाए। आपने तो कह दिया कि ना साहिबा सीएम को कुछ ना कहे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सीएम को कहे, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आप उसको कहें या ना कहें सर, बता दें। लेकिन आप जो बात कह रही हैं, आप इनके हक में कह रही हैं, इन गुंडे और बदमाशों के हक में कह रही हैं, और आप कह रही हैं कि सीएम इसके सामने जाए और कहे जनाब हम आपकी सारी बातें मानते हैं। बिल्कुल इनके हक में नहीं, मैं मुतासिर। आप क्या चाहते हैं, फेंटी लगाएं? आप क्या चाहते हैं, फेंटी लगाएं? मैं कहती हूँ इनको उठाएं, आप फेंटी लगा के, जैसे मर्जी उठाएं। नहीं, फेंटी लगा के। मुझे ये बता दो तरीके हैं, सीएम को ना कहें, इनको उठाने के दो तरीके हैं। इसके जाओ तीसरे बता दें आप। सर जी सीएम को आप ये सही साहब बता दें, सवाल का जवाब बता दें, पानी पिए, आप बता दें, आप बता दें, आप जो पी रही हैं, आप सिर्फ, मैं आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले लड़ाई पाई। चलो ठीक है, मेरी बात का जवाब दे दे। आपने कहा अना साहिबा सीएम को ना कहें, किसको कहूं सर? नहीं, तो क्या कहना चाहती हैं आप? कौन इनको यहाँ से हटा सकता है? कैसे हटाएं? कौन है? चले आप दो तरीके बता दें। रोड पे आपने देखा धमाका हुआ तो कितनी कीमती जाने गई। मुझे ये बताएं, आज 16 रोज हो गए यहाँ पर, कोई आ नहीं रहा। आप बता दें, आप बता दें, मुझे बताएं सीएम को ना हाल कहूं, बताएं, किसको कहूं? हाल बता दें, सीटीओ को कहना है, हाल बता दें, क्योंकि साई साहब कहते हैं साई साहब को सीटीओ में ले आएंगे। भाई सीटीओ ने उस दिन कहा है कोर्ट के, मैं उनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा मुझे 15 मिनट दे, मैं 15 मिनट में आपको सड़क खाली करवा दूंगा। तो करवा दे, रोड बंद है, सीटीओ का भी काम है। मैं आपको बताता हूँ, लगेगी नहीं मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट में भाई। ये 2-3 दिन पहले की बात है, जो मर्जी डॉक्टर जुम्मे को दोपहर को इन्होंने अनाउंस किया कि वो सीएम ऑफिस के आगे जाएंगे। चले इन्होंने मूवमेंट भी अपनी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने इंतहाई नरम मिजाजी का मुजाहरा किया, कोई एक भी लाठी नहीं उठाई गई। और मैंने खुद वहाँ पे 2 घंटे एसएसपी ऑपरेशन तस्वर इकबाल के साथ बैठा रहा हूँ फुटपाथ के ऊपर, बिल्कुल पुरअमन हो के इनको देखते रहे हैं किस तरह ये कर रहे हैं सारा कुछ। डीआई ऑपरेशंस आगे चले गए, इनको मुज़ाकरात के लिए साथ लिए गए। बात ये है कि ये सारी चीज़ें हैं सेकेंडरी, असल मुद्दा जो है उसके साथ क्यों नहीं कोई हल, उसको क्यों नहीं कर रहा।
ये सड़क पे बैठे हैं, इसको हटाना कोई मुश्किल नहीं, पुलिस को कहेंगे 2 मिनटों में सड़क से मुश्किल नहीं है तो 16 रोज हो गए। सुन तो लेना, ये जो मैं कहना चाह रहा था वो साइड से खुद बता रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना, मैक्सिमम 2 मिनट का काम है। ये तो कोई जट आ जाए तो वो कोई डंडे 4 खा लेंगे, ये तो एक एक डंडे की मार भी नहीं। अब वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर्स या वो खवातीन नर्सिस बैठी हैं या पैरामेडिक स्टाफ बैठा है या डॉक्टर्स बैठे हैं, तो उनको हटाना कोई मसला नहीं है। सारे मम्मी डैडी लोग हैं, सारे सुबह जॉब पे जाते हैं, 3-4 बजे घर में जाके सुकून करते हैं। पुलिस के लिए इशू नहीं है, इशू तब बनेगा जब गवर्नमेंट ने फिर लाठीचार्ज किया, मैक्सिमम 5 मिनट में ये सारे डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप एहतजाज करें, एहतजाज आपका राइट है, आप सड़क ब्लॉक ना करें, साइड पे हो जाएं, प्यार से समझाया जा रहा है। पिछले 15-16 रोज़ में अभी तक की जो पॉलिसी है वो ये है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मैंने देखा है, DIG ऑपरेशन ने कहा, SSP ऑपरेशन ने कहा कि किसी को कोई लाठी नहीं मारनी, कोई डंडा नहीं उठाना, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ बस। उसके बाद ये एक जगह पे इनको कॉर्डन किया गया। फिर वो 3-4 घंटे, आमिर भाई को याद है जब खाना था हमारा, तो मैं माल रोड से आया था, वो सड़क पे बेचारे बैठे थे और ये अपनी हटदर्मी पे कायम थे। आमिर भाई किसका एक लेडी कांस्टेबल जो है वो जख्मी भी उसको काम मारा। मेरी बात समझे, देखें गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती है कि जो बातें हैं वो अपनी मनवाए, लेकिन उसका तरीके अब 2 हैं, या तो डॉक्टर्स की मान ली जाए या फिर कुट लगा दी जाए। अच्छा, मेरी नज़र में तो कुट बेहतर है। मेरी नज़र में इन डॉक्टर्स का जो इनका काम मरीजों को देखना है और वो हड़ताल करके बैठे हैं, और ऐसी बदमाशी है कि वो ये कह रहे हैं कि पोलियो वर्कर्स को भी काम नहीं करना। इनका देखिए पैरामेडिक्स की हटदर्मी, नर्सेस की हटदर्मी, इस खबर के अंदर है। डॉक्टर्स ने तो ऐसा ट्रेंड बना दिया। 20 तंजीमें पहुंच गई हैं वहां पे, और ये सारी काम चोरों की तंजीमें हैं। सही, ये काम नहीं करना। ये तंजीम बनाई क्यों जाती है? अच्छा, ये क्या जरूरत है इसकी? सरकार के मैं ये बात कह रहा था जिसको आप उलट अंदाज में बयान कर रही थी। मैंने आपसे ये कहा सीएम का नाम ना, नहीं, मैंने आपसे कहा सीएम को आप क्यों कह रही हैं। मैं क्या आप सीएम से क्यों कह रही है? क्योंकि सीएम के पास 2 रास्ते हैं, या इनकी मान ले या फिर साहिब साहब वाला रास्ते सीएम नहीं अपनाया। साहिब साहब वाला तो अभी नहीं ना अपनाया, इसलिए नहीं अपनाया। साहिब साहब ने आपको इसकी वजह बताई कि फिर वही होगा जो उस दिन हुआ। पहले इन्होंने लेडी कांस्टेबल को जख्मी किया और उसके बाद एक डॉक्टर ने ड्रामेबाजी की और वो बेहोश हो गया भाई, गर्मी से बेहोश हो गया भाई। ना बेहोश हो कर जाए, वो नौजवान आदमी था और अभी उस लेवल की गर्मी भी नहीं थी, उसने ड्रामा किया और उसके बाद जी हाहाकार मच गई जी, हमारा डॉक्टर एक गर्मी से बेहोश हो गया। ये तो रिवायती अभी ये नर्स ने बेहोश होना है, अभी पैरामेडिक असल हमदर्दी तब मिलनी है जब खवातीन बेहोश हो। वो जो धरने में आती है ना खवातीन, वो जब ड्रामेबाज लोग हैं, या तो इनको जॉब से निकालें। और ये पिछले 10-12 साल साहिबा कह रही है डॉक्टर समेत किसी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। पिछले 10-12 साल से हमने PTI की तरह यंग डॉक्टर्स को भी सड़कों पर ही देखा है, जॉब करते हुए मैंने नहीं देखा। और अगर आप इनके हाजी साहब को भी एक एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का, उन्हीं दिनों में मुझे भी एक एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर बेचारा आता है, उसके आने के साथ राउंड करवाते हैं और उसके बाद आपको कोई बंदा नजर नहीं आता। कोई पिज़्ज़ा खाते हुए नजर आ रहा होगा, कोई सोते हुए, क्रिकेट खेलते हुए। हॉस्पिटल के अंदर ये यंग डॉक्टर्स क्रिकेट खेलते और सिगरेट के सूटे लगाते हुए मैंने खुद देख, मतलब मैं तो वहाँ रह रहा था ना, तो मेरी जो वार्ड थी अल्बर्ट विक्टर वार्ड थी, उसके बाहर वो एक पूरा खाता है बिल्कुल, उसमें ये क्रिकेट खेलते थे और खवातीन की जो तालियां बजाने में थी और ये सिगरेट फूकने और क्रिकेट खेलने में मशहूर आप अंदाजा करें। अब ये यंग डॉक्टर से अब हम क्या करें? अब एक चीज देखें, मेरी आंखों देखा हुआ अगर आप में थोड़ा सा भी किसी के लिए प्यार मोहब्बत है, तो सैकड़ों की तादाद में मरीज लाइनों में खड़े हैं, कुर्सियों पे बैठे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, 2 डॉक्टर देख रहे हैं, अगर 2 क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो भी साथ देखें तो लोगों का भला हो जाएगा। उनके लिए जो है वो लाइनों में लगे लोग ऐसे ही, लेकिन वहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई परेशानी हाल ही नहीं होता। वहाँ पे आपकी अगर आपकी सिफारिश है तो आपका चेकअप प्रॉपर हो जाता है, वरना आपने इंतजार करना है और 4-5 घंटे आपने जेन में सोच के जाना है कि आप हर जगह बिल्कुल ऐसे ही है। अजमा साहबा कह रही है शहर लाहौर गढ़ बन गया है जलसे जुलूसों धरनों का। ये तो हमेशा से ही होता है। मैंने वही कहा, ये कब नहीं था आमिर भाई? हाँ नहीं 1940 में करारदाद पाकिस्तान भी वो जलसे ही था। लाहौर हमेशा से है हमेशा, ये आज से नहीं है। और ये मैं आपको बाहर से लोग आके, मैं आपको मजे की बात बताऊं तो मुगल बादशाहों के दौर में भी ये शहर जो था इसी तरह जलसे और जुलूसों की ही नजर में रहता है। आपकी बात ठीक थी कि गवर्नमेंट जो है, बट आमिर भाई जब मॉल रोड पर एहतजाज और धरना होता है ना, तो मुझे वो वाला टाइम याद आ जाता है। मैं उस टाइम स्टूडियो में थी, एक एक चीज़ को हमने कवर किया, दिखाया
और इन डिटेल यकीन माने दिल परेशान रहता है। ये धरना दिए बैठों को देख के जब मॉल रोड से गुजरना होता है ना, यकीन माने बार बार वो आप देखें ना, 2 DIG उसमें शहीद हुए, कितने कांस्टेबलान शहीद हुए, ASI, सब इंस्पेक्टर। और फॉर्चुनेटली कि मैं वहीं पे जा रहा था, मुझे एक DSP साहब हैं, परवेज़ भट्ट साहब, रिटायर्ड हो गए, उनकी कॉल आई कि मैं गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ एक ना करने लगा सर्च ऑपरेशन, तो आप मजंग आ जाए। मैं मजंग गया, उसको कवर करके, उस वक्त चूँकि ये मोबाइल पे फुटेजेस नहीं आती थी, मैं कैमरे को दफ्तर छोड़ने आया हूँ, तो मेरा ख्याल है चाइना चौक पहुँचा हूँ मजंग से, तो धमाके की आवाज़ आई है। और वहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उस वक्त बेसिकली लाइव का टाइम था, बचत इसलिए हो गई, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने, चूँकि कैप्टन मुबीन शहीद साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके साथ लोगों का बड़ा प्यार था, वो ऐसे ही घुल मिल जाते थे। और हम बहुत सारे लोगों ने उनके पास कब्र पर हाजिरी देने जाती है ना, तो यकीन माने इतना दिल खून के आंसू तो वो और उनमें मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। मैं उनको, मेरी मुलाकात 5-6 दफ़ा, और जब भी वो उनको मिले वो बहुत तेज़, हमारे दफ्तर उनका बड़ा आना जाना, डिफरेंट शोज़ में वो आते जाते थे, उनसे मुलाकात रहती थी। बट इसी चीज़ को हम जब रिकॉल करते हैं तो हम कहते हैं कि इन धरनों का, इन एहतजाजों का कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। ठीक है, कोई 1 घंटा आप मुतालिबात में हल क्या आप धरने नहीं, आप एहतजाज करें, लेकिन 16 रोज गुजर गए और ये तमाशा लगा। एक चीज़ की मुझे इनसिक्योरिटी समझ नहीं आती, कितने लोग होंगे आमिर भाई सरकारी इस मुल्क में? 5% होंगे, 10%? ज़्यादातर तो प्राइवेट है, जो प्राइवेट हैं। हम लोग जो हैं वो 60 साल की उम्र के बाद जिंदा नहीं रहते। अजीब सी इनसिक्योरिटी है भाई, पेंशन खत्म हो रही है तो आपको लमसम। ये वाला कह रहा है ये इनसिक्योरिटी नहीं है, ये काम चोरी है। मैं यही तो आप जिस मुलाजिम पर सरकारी मुलाजिम लिख दो करें और जान छुड़वाएं इससे जी, क्योंकि लोग भी परेशान हैं, अस्पतालों में मरीज दूर दराज से आने वाले परेशान हैं। जिस किसी ने भी इस तमाशे को, मुझे तो CM साहिबा का नाम नहीं लेने दे रहे, जिसने करना है जी, हाजी साहब ने लैंड दे रहे भाई। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि शहर के 6 इलाके हेरिटेज जोन करार, वॉल सिटी अथॉरिटी का बिल पेश, मुसविदा कानून तरमीम वॉल सिटी लाहौर 2025 मुतल्लिका कायमा कमेटी के हवाले, इलाकाई मनसूबाबंदी अथॉरिटी मुसविदा तरमीम, मालियात, तवानाई का मौसर इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी बिल मंजूर। आम लोगों को समझ नहीं आएगा आमिर भाई ये क्या है खबर? इसमें समझने वाली इस पूरी खबर के अंदर यह है कि अरकान पंजाब असम्बली हमारे टैक्सों से तनख्वाहें लेकर, पेट्रोल लेकर अदम दिलचस्पी का इजहार और आए नहीं असम्बली के अंदर, और उसी में ये मुसवदा कानून कैसी मदद नहीं इस बात की। अब ये जो 6 इलाके लहर वाले हैं, ये वो सारे वही हैं जो वॉल सिटी के, जैसे शालम गेट है, जो दरवाजे इस वक्त मौजूद नहीं हैं उनको बनाने का, और वो जो सर्कुलर गार्डन है उसकी बहाली, और अंदरून शहर में जो तजावज़ात हैं, ये सारे के सारे वो हैं। अच्छी बात है, अगर इसको आप मुसवदा कानून अब ले ही आए हैं असम्बली के अंदर तो अक्सरियती राय से पास कराएं। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि कब्ज़े की जगह पर तो नमाज जायज़ नहीं है, कारोबार कैसे जायज़ हो सकता है? तो ये जितने भी हाजी हैं, मैं तो ताजरों के हमेशा कहता हूँ, हाजी अमर रज़ा, हाँ, ये जितने कारोबारी हाजी हैं, ये सारे इनके हज, उम्रे, ज़कातें, नमाजें सब रायगा जाएंगी, सब रायगा जाएंगी अगर 1 फुट जगह भी आपने कब्जा की हुई है। नहीं भाई साहब, आपने वहाँ पे क्या करते हो ना, आपने थोड़ा सा कब्जा करके वहाँ पे कारोबार कर रहे हो। मेरी पैदाइश, मेरे वालिद की पैदाइश, मेरे दादे की पैदाइश सब शालमी की है। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमने नहीं किया ना कारोबार भाई, वहाँ पे आपने छोटा। मैं आपको कहता, ये तो मैं कहता हूँ, हमने पूरे अंदरून शहर को कारोबार के लिए मुख्तस करने के बाद उस पर कब्जे कर दिए। अन्ना यूसुफ मुझे बता रही थी, मेरी कुलीग और मेरी एंकर, और ये कि एक दफ़ा वो शालमी एक वो गई तो नीचे वो सुरंग इस तरह से थी जैसे शहर के नीचे सुरंगों का एक शहर दुकान थी, और ऐसे था एक के बाद एक बेसमेंट, कैसे पानी तक पहुंच गए, और ये सब नाजायज है। ये जिस दिन क्लैप्स हुआ शहर डूब जाएगा। उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है बिल्कुल कि तजावजात चाहे अंदरूनी शहर हो, चाहे बैरूनी शहर हो, सब्जाजार हो, एक बाल्टान हो, जरूर करें, तजावज ना करने दें किसी को भी। और जब तक ये कब्जा माफिया को लगाम नहीं डाली जाएगी, मैं आपको बताऊं लाहौर में आमिर भाई ये खुद करवाई गई ना चीजें, नहीं करवाना है कि नहीं करवाई गई, नहीं अब तो जब ऑपरेशन हुआ है चीजें बेहतर हुई, हो गई ना बेहतर। लेकिन अंदरून में जब छेड़ेंगे तो फिर आपको पता है
नून लीग का गढ़ अंदरून, हुए पर वहीं से शुरू हुआ है। फिर आप जैसे लोगों ने ये एहतजाज करना है जी कि हमारे साथ मैंने क्यों करना है? मैं तो इस बात पे एहतजाज करता हूं कि अंदरून से आपका भजन ढा दो, लोक विरसा जो है वो तबाह होता जा रहा है। कोई ना कोई आता है, वो 10, 20, 50 करोड़ रुपए लगवाता है और कहता है कि मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। मेरा नहीं ख्याल उस तरह इसकी जो टेक केयर की जा रही है। मैंने अभी एक्साइज के दफ्तर में एक बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, बहुत आउट क्लास बिल्डिंग है। अब उसकी हिस्ट्री कोई के जो एक्साइज के केयर टेकर है वो कोई इस तरह बताते हैं कि भगत सिंह को जो मारने वाली लोग थे, उनके जो घोड़े और जो फौजी थे वो यहाँ पे आके रुकते थे, वहाँ से वो पुरानी बंदूकें भी हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। लेकिन वहाँ पे कूड़ कबाड़ पड़ा हुआ है। वहाँ पे एक उन्होंने छोटी सी कैंटीन बनाई हुई है और आप देखें 150-200 साल पुरानी वो इमारत है और इतनी मजबूत है कि अभी भी जितनी मर्जी बारिश हो, जिस तरह का मर्जी मौसम हो, वो बिल्कुल वहाँ पे चीज़ें खराब नोटेबल है वैसे। तो वहाँ पे वॉल सिटी अथॉरिटी को ही नोट करना चाहिए और तो ये वहाँ पे बिल्डिंग को कभी बचाना चाहिए। वो कभी नहीं आए। वो एक एक्साइज के साबिक डीजी थे अकरम अशरफ गोंदल साहब, उन्होंने इसकी रेनोवेशन और पूरा अपग्रेड करवाया था, चीज़ों को बेहतर करवाया था। अब उसके फिर बुरे हालात हैं। तो ये वॉल सिटी को कौन समझाएगा? कौन से उनके अफसरान हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं कि उनका तारीखी विरसा जो है वो कहाँ कहाँ पे है, इसकी किस तरह हिफाजत करनी है? हर चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया की हद पे चल रही है, ख़बरों की हद तक चल रही है कि टीवी पे मुझे बड़ा अच्छा बना के पोर्ट्रे कर दिया जाए ताकि मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, मेरी नौकरी बच जाए। हकीकत में तो उस तरह काम करते हुए लोग नज़र नहीं आते। आपको अपने काम से एग्री, जज्बे के साथ करना चाहिए ना, लगाव के साथ करना एग्री, चाहिए। एग्री। अगर आपका तो म्यूजियम पूरे का पूरा हेरिटेज है, पूरे का पूरा हेरिटेज है, आप इसको बना के तो देखें। इसकी बाकायदा आप चीज़ों को ये बहुत मुश्किल वैसे बिल्डिंग्स पे टास्क लिखें कि यहाँ पे क्या क्या हिस्ट्री है, आपके सारे स्याह वहाँ आप पे लाहौर के चारों कोनों की तरफ निकल जाए तो आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग वाकई ऐसे ही मिलेंगी है, आज बिल्कुल भी। ऐसे ही है। चाहे आप रायविंड की बहुत तरफ चले सारे जाएं, लाहौरियों सदरा से की तरफ बेखबर चले आप जाएं, मसवदे भगवानपुरा बनाएं, की तरफ कानून चले बनाएं। अगर आप चीज़ों को ठीक नहीं रखेंगे तो इन मसवदों का, कवानीन का, इन बट उसमें कौन अथॉरिटीज़ सा कोई का इंटरेस्ट शो कर रहा है? सही साहब, मैंने सबसे पहले खबर यहाँ से शुरू की किसी थी। को कोई अदम परवाह ही नहीं। दिलचस्पी। उनको अथॉरिटीज़ का तनख्वाहें कोई मिल फ़ायदा जाती हैं, नहीं उनको क्या लेना देना है? आना इन चीज़ों का तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप ग्राउंड पे जाके नहीं काम करेंगे। वक्ती तौर पे मैंने देखा अज़मा गिलानी साहबा बड़ी मुतहरक हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं स्टेज के हवाले से। बिल्कुल स्टेज थिएटर आपका तबाह होगा, लेकिन आप फैमिली के साथ थिएटर देख नहीं सकते। आप समझते हो थिएटर के लिए अच्छा काम कर रही हैं? मुझे ये लगता है मुझे लगता है वो बदनाम कर रही हैं थिएटर को। जो लोग जाते भी थे वो भी अब जाना बंद हो जाएंगे। ये फनकारों हाजी साहब एक और बात मैं नहीं, बताऊं। अच्छा मैं एक और बात बताऊं। मैं कानून की रिट जो होती है ना वो खवातीन के कपड़े लहरा के नहीं होती। याद रखिएगा ये बात, इससे बदनामी होती है और शर्म आनी चाहिए। हाजी साहब एक बात आप बस पर्दा हट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे मामलात में बहुत सारे देखें, मामलात। आप सख्ती करें, आप उसको एक पैरामीटर बनाएं, आप उस पे SOPs बनाएं, फॉलो अप करें, उस पे फॉलो अप करें, चलाएं। ड्रामा पहले भी होता था, बट यानी भाई सोशल मीडिया जो है ना आज हर चीज को उछाल एक देता है। सेकंड, हाजी साहब को ये कह रहे हैं कपड़े लहराने से बदनामी हो रही है और जो कपड़े पहन के जिस्म लहरा के बदनामी मैं होती उस है, बात की मैं तो पहले कहा कि उस SOPs बात बना की दें। उसी बात का वो मैं रिएक्शन है तो ना। इसके हक में हाजी नहीं साहब हूँ, उसी बात लेकिन का आप रिएक्शन अपनी है। रेट अगर कायम करते हैं तो कानून की अमलदारी से करें। तो कानून की अमलदारी आप करवाइए। ज्यादातर इस तरह से नहीं कर सकते हैं। कानून की अमलदारी भाई साहब, पहले ना आपको पहली खबर पे कह रही थी कि कसूर गवर्नमेंट एक्टिव हो। एक सेकंड कसूर हाँ, में सब हर बड़े लड़ाई करनी है। एक फार्म हाउस पर छापा मारा गया। वो ज्यादती है। 56 के करीब बच्चे मर्दो खवातीन पकड़े गए। उनकी पुलिस इंस्पेक्टर ने वीडियो बनवाई, जिस तरह बनवाई वो और काबिल उनसे शर्म कहा बात कि शक्लें उठाओ, तुम्हें दिखाऊं, दुनिया को दिखाऊं, टिकटॉक बनाऊं। वो सारी बनाई। क्या हुआ? मुअत्तल किया है। मुअत्तल किया फिर वहां या नहीं हो जाएंगे, मुझे छोड़ दें, लेकिन एक दफा कार्रवाई तो हुई ना उनके खिलाफ। होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको पकड़ते ना। आप ये कह रहे हैं कि अमर रजा शायद ये कह रहा है कि आप इस पर ना नहीं, मैं करें। आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। अच्छा एक और बहुत अच्छे तरीके एक से और भी बात आप- बता दूं। ये जो स्टेज ड्रामे हैं, ठीक है हम सारे लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हाजी साहब ड्रामा बैठ के देख रहे होंगे ना तो ऊपर से कोई बंदा जाएगा ना तो ऐसे लगेगा वो हाजी साहब तुसी भी ड्रामा देखना आए थे, हाजी साहब शर्मिंदा हो रहे होंगे यार मैं पता नहीं कौन सा तो इन काम। हालात को बेहतर तो करना है ये ना। थिएटर को अगर बेहतर हो तो वहाँ पे आपको कोई मिलेगा तो ये नहीं कहेगा हाजी तुसी किधर आए हो, इस तरह कोई नहीं इसके लिए कहेगा। काम करना चाहिए। इस लेकिन पे काम करना चाहिए। इस पे काम मैं agree काम करती शुरू हूँ। बदनाम नहीं किया। करना ये बनाने हैं, बदनाम ब्रेक कौन के बाद सा आते किया हैं जी, यहाँ गुफ्तगू चल रही है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी डिस्कशन ये हो रही थी कि ये
थिएटर ड्रामे देखने जा रहे हैं, जाते हैं, पता नहीं, ऐसी कुछ डिस्कशन हुई थी। अच्छा जी, आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के टेस्ट के लिए 9 कैंप कायम किए गए हैं। पास होने वाली गाड़ियों को स्टिकर लगाकर 1 साल के लिए पास कर दिया जाएगा। जैसे आप इम्तिहान में पास होते हैं, 1 साल के लिए अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, आपकी गाड़ी 1 साल के लिए प्रमोट हो जाएगी। साई साहब, है ना, ये बड़ी 9 कैंप लगाए जाएंगे। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है ना। फिर वही बात है, देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे इस पे इम्प्लीमेंट हो। साई साहब, पहले भी ट्रैफिक पुलिस को टास्क दिया गया कि जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनको बंद किया जाए, आलूदगी का सबब बनती है। ये कैंप क्या कर रही है? ये काम जो है ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, ये माहौलियात डिपार्टमेंट का है। भाई ट्रैफिक वाले क्यों करें? ट्रैफिक वाले अपना काम करें, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाएं। साई साहब, पता नहीं आप क्या क्या करते हैं। पहले आप ट्रैफिक पुलिस की तर्जुमानी करके कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं, भिखारियों को भी सीटीओ ने खत्म कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, सीटीओ ने किया। अब आप कह रही हैं कि आपने सीटीओ मेरी छेड़ बना ली है। काम ही उनका नहीं, तो फिर रोकते क्यों हैं? नहीं, बात सुनिए ना, आपने मेरी छेड़ बना ली है। छेड़ नहीं बनाई, आप देखें, सारे काम वो करते। सीटीओ ने पिछले दिनों भी एक समरी भिजवाई थी कि मोटरसाइकिल रिक्शा जो है, जो इलीगल फ्रेम्स हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए, जो इलीगल कंपनीज बना रही हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए, जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं। जी 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 जी, मैं भी करना चाहूँगा। साई साहब बैठे हैं तो एक सवाल करूँ। साई साहब, धुआं देने वाली गाड़ी का चलान हो सकता है? होता है। किसने करना है? ट्रैफिक पुलिस ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक रोकती वही है ना। नहीं, ट्रांसपोर्ट वाला भी नाके लगा खड़े होते हैं। वो नजर ही नहीं आते, मैंने तो कभी नहीं देखा। होते हैं यहाँ पे, हमारे चौक में खड़े होते हैं। चलो ये इस बहस को छोड़ते हैं, इस बात पे आते हैं। जो भी गाड़ियां हैं जब उनका साल बाद टेस्ट होता है, तर्जुमानी माशाल्लाह से सीएम साहब के, साहिबा के तर्जुमान, अगर मैं तर्जुमान होता तो अभी ये थिएटर वाली खबर पे जो मैंने किया है, क्या किया? सीएम साहिबा के नाम पे आके फुल स्टॉप लग जाता है। वो भाई उनकी फेवरेट है, क्या है? वो हम पर्सनली जानते हैं, पूरा दफ्तर नहीं, पूरे पंजाब की वो है। अजमा साहिबा की बात नहीं, वो पूरे पंजाब की है। अच्छा, होता ये है कि ये जो गाड़ियां हैं ना, ये बहुत बड़ा मसला है। आपकी अक्सर गाड़ियां देखी हैं जो सड़कों पे किसी का एक्सल टूटा हुआ है, क्योंकि वैसे ही इस तरह वो डी शेप हो जाती है और चल रही होती है। ऐसी गाड़ियां सड़क पे नहीं आनी चाहिए ना। ये अगर अब माहौलियात की प्लान क्या है? हर गाड़ी को मॉनिटर करेंगे, चेक करना चाहिए ना, स्टिकर लगना चाहिए। अच्छा, साल बाद चेकिंग पॉसिबल है? बिल्कुल है, पॉसिबल है, ये पूरी दुनिया में है और यहाँ क्यों नहीं है? गाड़ियां संभाले नहीं, अच्छा संभल रही हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले जो है, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, सबसे पहले जितनी सरकारी ट्रक, ये जितने आपके LWMC और वासा और पुलिस, इवन पुलिस की भी गाड़ियाँ, इनकी टेस्टिंग करके ना इनको स्टिकर लगा दें 1-1 साल के लिए, करें पब्लिक के लिए भी। नहीं, एक और चीज है ना, मैं आपको साई साहब एक बात बताता हूँ। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि वे बैक 1999 इंडिया गया था मैं। उस वक्त भी वहां पर वो मशहूर आम से वो रक्शे वाला वो जी कहता है जी, वो सलेंसर के अंदर वो एक हादसा देते हैं, उसके बाद वो मीटर पर्ची से निकल। ये आज कितने साल हो गए? 25 से 26 साल हो गए। एडे पुराने जी सर, 26 साल हो गए वहां पर सिस्टम देखे हुए, और उन 26 सालों के बाद भी आकर यहाँ पर पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। अगर यही काम आप पंप्स वालों के पास एक मोल लगा दे, जो टायर वाली शॉप नहीं होती, और हर किसी को आप पाबंद कर दें, और पाबंद कर दें कि भाई वहां से जो स्टिकर निकलेगा वो आपने शीशे पे चश्मा करना है, जहां रुकेगा पता चल जाएगा इसने कब कराया था। आमिर भाई, पाकिस्तान की पहली माहौलियाती तहफ्फुज़ फोर्स कायम की गई है। ये माहौल खराब करेगी, ये मैं हमेशा कहता हूँ। अगर ये 1 to 5 पे और डालों पे घूमेगी तो माहौल ख़राब करेगी। प्लास्टिक बैग इनको नहीं मिल रहे तो मुझसे रब्ता करें, धुआं देने वाली गाड़ियाँ इनको नहीं मिलती, मुझसे रब्ता करें। अगर इनको तजावज़ात नहीं मिलती तो मुझसे रब्ता करें। भाई माहौल को ठीक करने के लिए दरख्त लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, मुझसे रब्ता करें, मैं इनको बता दूंगा। लाहौर की बेशुमार जगह जहाँ पे दरख्त लग सकते हैं, लाहौर की बेशुमार जगह जहाँ पर प्लास्टिक बैग SOP के बगैर, और उसके जो आप 75 और उसको mm को कहते हैं वो होना चाहिए मोटाई, उसके बगैर कितना चाहिए मैं ले देता हूं। लेकिन ये 1 to 5 पे घूमना और डालों की ऐशियां, नए डालों की नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनके पास तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होनी चाहिए, इनके पास तो इलेक्ट्रिक बाइक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इनके पास 1 to 5 सारा कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बंद करके बैठे यार, ग्राउंडर्स लगी हुई हैं। 1% नई फोर्स बना रहे हैं, उसको भी आप तमाम पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप अपने पहले जब आपको नहीं मिल रहे प्लास्टिक बैग वाले, आपने ब्लैक पता नहीं क्या, एक पर्पल, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, 4 फोर्सेस बना दी,
और मैं और साई आज से 2 दिन पहले इस बात पर बात कर रहे थे कि हम फोर्सेस पे फोर्सेस वो चाहे पुलिस में है, वो चाहे माहौल बनाते चले जा रहे हैं, काम टकेगा नहीं। अच्छा, इसमें ये हो रहा है, मुझे इस तरफ आने दे, मोटरसाइकिल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार, मुश्किल है? नहीं मुश्किल, कोई काम है ना, स्टेट के लिए कोई काम साहब, यहाँ आपकी बात से मैं 100% अग्री करती हूँ। यहाँ आज तक हम ड्राइविंग लाइसेंस तो किसी के पास वो इंश्योर करा नहीं पाए। वो ठीक है, निगरान सेटअप में बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन आज भी मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ सिलसिला वहीं रुक गया, लोग फिर नहीं बना रहे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ आना, फिर आप ये बात गलत है ना, आप हर चीज़ अपनी सोच के मुताबिक ना करें। आप फिगर्स को देख लें, अभी पिछले माह आईजी पंजाब ने तमाम सीटीओज़ और डीटीओज़ को बाकायदा तौर पे इंतहाई डांटा है। उन्होंने कहा कि आपकी जो लाइसेंसिंग रेशियो है इसका तनासब नीचे क्यों आया है, इसको ऊपर लेके जाएं, आप सख्ती करें और हर सूरत में जिनके पास लाइसेंस नहीं, लाइसेंस बनवा कर। अच्छी बात है, वो इस पे फॉलो करते जा रहे हैं। बट फिटनेस सर्टिफिकेट होता क्या है किसी को पता ही नहीं है हमारे यहाँ। सर जी, आपकी बाइक या गाड़ी इस हालत में है कि वो सड़क पे चल सकती है या नहीं चल सकती, उसका उन्होंने एक मयार रखा है। जो उसके ऊपर उतरती हैं उसको स्टिकर दे देते हैं, नहीं तो उसको कहते हैं रिपेयर करवा के लाएं, इसके जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक करें, उसके बाद आपकी बाइक या गाड़ी जो है वो रोड पे आनी चाहिए। मुश्किल कोई काम नहीं है, इसमें क्या मुश्किल है? अगर आपकी रोजाना, आप क्या कहते हैं कि लोग जाएंगे अब कहाँ जाना वैसे? अगर मुझे एक बात बताएं, चलिए वो सिग्नल लगे हुए हैं ना ट्रैफिक के, 5% लोग सिग्नल की वायलेशन करते हैं, 95% तो रुकते हैं ना, उनको पता है चलान होना है। जब इनको सजाएं होंगी, जुर्माने होंगे, तो मेरा ख्याल है हर बंदा जाएगा। कानून की पासदारी तो तभी होती है ना जब करप्शन उसमें नहीं होती, चीज़ें अगर अपडेट तरीके से की जाती हैं, बेहतर तरीके से काम किया जाता है, तो ये कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर फिर वो पैसे कमाने का ज़रिया बनाना है आपने, अगर आपने इस डिपार्टमेंट को एक गवर्नमेंट की बजाय अपना रेवेन्यू जनरेट करने वाला अदारा बनाना है, तो फिर इस पर अमल दरामद नहीं होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में पैसे भी लगते हैं? साई साहब कुछ सिफारिश लबो यार, क्यों नहीं लगते? क्यों नहीं लगते साई साहब? कुछ सिफारिश लबो भाई, कुछ स्टिकर का आ रहा है। स्टिकर आ जाएंगे कार, अगर पैसे दोगे तो आ जाएंगे, ये क्या मसला है? नहीं, लेकिन इस चीज को इंश्योर करें। अच्छा, मुझे आज से 2 माह पहले एक बंदे की मुसलसल कॉल आ रही थी, इसमें कोई मैं 2 नंबरी नहीं कर रहा, मुझे वो कह रहा था मेरी गाड़ी उन्होंने पास नहीं कर रहे, वो ये बिल्कुल ग्राउंड हो जाएगी, कोई लय दे के करवा दो। और मैं कहा भाई क्या लय दे के करवा दो? मैंने कहा वो विक्स कंपनी है, वो पासिंग करती है, वो प्राइवेट कंपनी है, तो मैं क्यों उसको कहूं कि आपकी गाड़ी खराब है? चलें जी, बर वक्त अगर ये इनिशिएटिव ले लिए गए तो ये फोर्सेस जो माहौल बचा रही हैं, शायद इनकी जरूरत ही ना पड़े। ये छोटी छोटी चीजें हैं, गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की फिटनेस चेक करना शुरू करें, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ अगर प्रॉपर ऑपरेशन हो जाए तो हमारा माहौल साफ रह सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है। सब लोग मिलकर अगर इस पर काम करें तो हम माहौल को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ फोर्सेस पे ध्यान रखना, आप भी कुछ काम कर लो ना। मैं तो कह रही हूं कि हम सोसाइटी का भी तो काम है। तेरा की हाल है, जाके सिलेंसर सूंघ के दसिए तो ये काम करिए, तो बाकी जगह काम में, बाकी जगह बाकी जगह को थोड़ा सा मेंटेन रखना आप गाड़ियों से। नहीं, वो ये क्यों कह रहा है? नहीं, हम देखिए, मैं सरकारी गाड़ी, मैंने तो नाम सरकारी गाड़ियों का लिया, दोनों का सब्जादार नजर आता है, सिर्फ पूरा लाहौर नजर नहीं आता। वैसे बाय द वे काम हो रहा है, तजावुजात के खिलाफ भी। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर वापस आएंगे शो में, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, प्रोग्राम के हिस्से में जी आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत अहम इसलिए करिए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इन मसाइल का शिकार भी हैं और इन्हीं वजूहात की बिना पर हम बहुत सारे लोगों से दूर भी होते जा रहे हैं। कदर किसी भी चीज़ की, वो चाहे रिश्तों की है, वो चाहे नेमतों की है, वो चाहे आपके पास एक तिनका भी है ना, अगर आप उसकी भी नहीं करेंगे तो वो छीन जाएगी। रिश्तों की बेकदरी अभी हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वो तमाम रिश्तों में लज्जत, मोहब्बत, प्यार सब खत्म होकर रह गया है। अगर हम देखें, माँ बाप का जो प्यार है बिलाशुबा उसका कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन औलाद का रवैया वो इतनी बेकदरी है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो ये रिश्तों की बेकदरी किस तरह से आपकी खुशियों का खात्मा कर देती है, नेमतों की बेकदरी किस तरह से नेमतें छिन जाती हैं, इनकी कदर कैसे करनी है, इनको संभाल के कैसे रखना है, ये कितने अहम है। हमारे साथ
मारूफ उस्ताद, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये कदर है क्या? अच्छा देखिए, कदर दरअसल तो वैल्यू है किसी भी रिश्ते की, और उस रिश्ते को समझना है कि उसकी अहमियत कितनी है। हर रिश्ते की अपनी नौयत भी है। रिश्ते की अपनी नौयत है। अब देखिए, इंसान मोहताज है। पहले सांस से लेके कब्र तक का सारा सफ़र जो है इंसानों के दम से, और कोई इंसान अकेला पैदा होके कब्र तक खुद नहीं पहुंच जाता। बेशक इस जिंदगी में रब ने इतनी खूबसूरत तकसीम की है कि आप देखिए, आपका एक चैलेंज है, कोई उसको हल कर सकता है, आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसका चैलेंज है, आप हल कर सकते हैं, आपकी उसको ज़रूरत पड़ जाती है। ये सारी दुनिया का जो निज़ाम है, इसमें फिर अल्लाह ने जो रिश्ते हैं, गौर कीजिए, कई तरह की तकसीम में रख दिए। एक वो जो अल्लाह ने खुद बनाए हैं, और उनकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। आपके ऐसे खूनी रिश्ते, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, यानी जो आपके साथ ब्लड रिलेशन में अटैच है। और अल्लाह ने इनका जो कह लीजिए, इनकी तरफ से कोई तंगी आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो अगर आप बर्दाश्त करते हैं उसका अजर भी बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि अल्लाह ने बनाए। फिर आपके वो रिश्ते हैं जो आप खुद चूज़ करते हैं। इसमें आपका बहुत करीबी रिश्ता आपके लाइफ पार्टनर का रिश्ता है, आपकी बीवी है, बीवी के लिए खावंद है, आपके दोस्त उसमें आ जाते हैं। मैं इसे हमेशा कहता हूँ अना कि ये सर्कल्स हैं हमारे गिर्द बने हुए। हम ये सेल्फ है, और हमारे गिर्द एक सर्कल है उन रिश्तों का जो अल्लाह ने बनाए हैं, फिर एक सर्कल है उन रिश्तों का जो हमने खुद बनाए हैं, और उसमें से सबसे करीबी रिश्ता लाइफ पार्टनर का है, दोस्तों का है। और फिर उसके बाद हमारे कुछ रिश्तों में आ जाते हैं वर्क प्लेस के रिश्ते, फिर हमारे सोसाइटी के, हमारी मोहल्लेदारी है, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे मुल्क के साथ हमारा एक रिश्ता है। अब इसमें जितने करीबी रिश्ते हैं वो उतने ज़रूरी हैं। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि जब 6 सितंबर आता है, या कोई ऐसे दिन आते हैं जिसमें हमने कोई नेशनल डे मनाना होता है, और माजी का कोई जंग का वाक़या होता है, तो जो कौमी तराने चलते हैं, या बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट्रीज़ हम देखते हैं, तो उसमें साचिन दिखाते हैं। और साचिन में जो हमारे मिलिट्री मैन्स हैं, हमारे अफवाज के हमारे सिपाही हैं, वो जब बर्फ़ के ऊपर चल रहे होते हैं तो उनकी रस्सियाँ आपस में बंधी होती हैं। ऐसे क्यों बंधी होती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर एक का पाँव किसी खाई पे आया और वो गिरे, तो जो बंधा हुआ है वो बच जाता है। मुझे लगता है ज़िंदगी में भी जो बंधा हुआ है, जो कनेक्टेड है, जो अटैच है, वो बच जाता है। हमारे उस्ताद मोहतरम है डॉक्टर मोहद्दद राना साहब, बड़े कमाल के पाकिस्तान के नंबर 1 साइकेट्रिस्ट हैं और गुरु हैं। मैं उनके हमेशा घुटनों को हाथ लगाता हूँ। उनकी एक कमाल की सेइंग है, उन्होंने ये रिसर्च कहीं पढ़ी कि एक शख्स को 19 रिश्ते चाहिए बचने के लिए। अगर अना 19 लोगों को आप कॉल करते हो और जवाब आ जाता है ना, वो कहते हैं जी हुक्म करें, क्या काम है, आप लकी तरीन हैं। बदकिस्मत वो है कि जो किसी से राब्ता करे और आगे से जवाब ना आए। और ये दो तरफा है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन 19 को कुछ कहें और वो आपके काम आए और आपने उनका कोई काम ना किया हो। जब आप दूसरों के काम आए होते हैं, आपने निभा किया होता है, आप सबको साथ लेके चलते हैं, तो जिंदगी में 19 का डिजिट, ये बड़ा एक कह लीजिए एक स्पिरिचुअल किस्म का डिजिट है। कुरानिक उन्होंने कहा ये वर्ड है कि 19 का जो डिजिट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में 19 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आपका राब्ता बड़ा मजबूत, बहाल और ताकतवर किस्म का राब्ता, रिश्ता हमें हमेशा होना चाहिए। अब होता क्या है कि हम अशिया बना लेते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, मालो मता हमारे पास आ जाता है, लेकिन हमारे पास रिश्ते नहीं बचते। और इस पे आप देखिए हज़रत अली करम नवाज़ की बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि बदकिस्मती ये है कि तुम अशिया को इकट्ठा करो, रिश्ते गवा दो। खुशकिस्मती ये है कि तुम रिश्ते बचा लो, इंसानों को बचाओ, अशिया को इस्तेमाल करो। हर वो चीज़ जो हमारे पास है, वो पैसा है, गाड़ी है, घर है, मटेरियल्स हैं, वो इस्तेमाल के लिए हैं, बिल्कुल वो संभाल के रखने के लिए नहीं बने। आप उनको बचा लें और बंदों को इस्तेमाल करने लग पड़े, तो खुशकिस्मत वो शख्स होता है जो मालो मता को इस्तेमाल करता है और रिश्तों को बचाता है। एक वाकया आपकी इजाजत से अगर 2 मिनट हो, मुझे लगता है कि ये जो वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूँ, शायद मेरी जिंदगी के फलसफे में इस वाकये को सुनने के बाद मेरी फिलॉसफी पूरी चेंज हो गई। और ये वाकया मेरे पीरो मुर्शिद वासिफ अली वासिफ साहब की ज़िंदगी का है। आप जब 60s का दौर था, 70s का दौर, तो एक प्राइवेट कॉलेज चला रहे थे, लाहौर इंग्लिश कॉलेज। 70s के दौर का इख्तिताम था, 78 या 79 की बात है। तो आप दरवेश मिजाज इंसान थे और परवाह नहीं करते थे कि फ़ी आ रही है नहीं आ रही। तो अकाउंटेंट ने आके एक दिन बताया कि वासिफ साहब वो बच्चे फ़ीस नहीं जमा करवा रहे और आप थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो वासिफ साहब किसी कैफियत में थे,
आपने सर उठाया और एक बात कही कि तुम्हें लग रहा है मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं अपने जनाजे के बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ। और ये जो जुमला है ना, इसमें एक बहुत बड़ी हकीकत है। आखिरकार हमने अना एक याद बन जाना होता। बेशक हमने जो हमारा रवैया, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये ऑफिस है ना, अल्लाह ना करे कि यहां से कोई चला जाए, अल्लाह ना करे, दावे से कहता हूं उसके जाने के बाद उसकी याद होगी। बेशक। और अगर उसका रवैया होगा अच्छा, उसने इखलाक से बात की होगी, उसने इज्जत से बात की होगी, वो दूसरों के काम आया होगा, ये एक सरमाया बन जाएगा, ये उसकी कब्र का चिराग बन जाएगा। बेशक। तो आप जरा इस जाविये से भी सोचिए कि ये जो सारे आपके रिश्ते हैं ये बड़े कीमती हैं। और मैंने वासिफ साहब के इस वाक़े से तो एक जिंदगी का फलसफा, एक और जुमला मैं आपको सुना देता हूँ। वासिफ फरमाते, जिसका जनाजा नहीं ना छोड़ सकते उससे झगड़ा मत करो। यानी उससे क्या लड़ाई है? इतनी अहम बात है। जिसके जाने पे तुमने रोना है, तो जब तुम्हें तब रोना आना है, अभी उसकी कदर कर लो, अभी उसको वैल्यू दो। तो आप सब उन लोगों को देख लीजिए जो रिश्ते निभाते हैं। एक केमिकल है, आपके मूड्स, हैप्पी हार्मोन्स 4 है, इस पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन एक केमिकल की बात करूं वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बॉडी में निकलता ही तब है जब आप अपने को मिलते हैं, जब आप किसी को गले लगाते हैं, जब आप किसी का हाथ थामते हैं, जब आप किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं। तो वो लोग जो सोशल हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, उनका सेरोटोनिन लेवल अच्छा होता है, उनका स्ट्रेस लेवल लो हो जाता है और वो ज्यादा देर तक जीते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च है। आपको पता है, मैं तो रिकमेंड कर देता हूँ किताबें भी और मूवीज भी जी। और आज अगर आपको भी वक्त मिले और सुनने वालों को भी, तो एक मूवी नेटफ्लिक्स पे जरूर देखिए, लिव 200। अच्छा। LIVE, लिव TO2 100। ठीक है। लिव 200 दुनिया के 5 ऐसे खित्ते हैं जहां पर इंसानी उम्र 100 साल हो जाती है। इनको ब्लू जोन्स कहते हैं। साइंटिफिक ये उन्होंने रिसर्च करके ढूंढा। ओकिनावा है, कासारिका है, सर्दिनिया है, दुनिया के 5 जगह ऐसी हैं जहां पर 100 साल इंसानी उम्र हो जाती है। टॉप फैक्टर जब ढूंढा गया तो वो 9 फैक्टर्स में से टॉप फैक्टर जो था वो ये था, ये सब लोग रिश्ते निभाते हैं, ये सब लोगों को साथ लेके चलते हैं, ये फैमिली मैन होते हैं, इनका सुकून इनके घर से जुड़ा होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आज के रिश्तों को अगर आप देख लें तो जितने दूर दूर लोग हैं, लोग कहते हैं सुकून उसमें है। क्यों ऐसा है? मेरा ख्याल ये है कि हमने वो बर्दाश्त नहीं सीखी। हमारा बर्दाश्त का लेवल जो है ना, बहुत बहुत ही नीचे चला गया। बर्दाश्त करना चाहिए। कोई आपको नहीं पसंद तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मुकम्मल गलत है। उसकी कोई हरकत गलत हो सकती है, मुकम्मल गलत तो कोई भी नहीं होता। एक किसी का कोई एक एक्ट खराब होना, उसकी पूरी उसकी जात को हम ऐसे क्रॉस काटा तो नहीं मार सकते। तो हर वो बंदा जो बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, बर्दाश्त ये नहीं होता कि किसी कोई नागवार चीज को बर्दाश्त करना है, बाज़ औक़ात किसी की कामयाबी को भी बर्दाश्त करना होता है आपको। बाज़ औक़ात बहुत दफा किसी की खुशी को भी बर्दाश्त करना होता है। कोई आपके साथ जो चल रहा है, जो आगे बढ़ गया है, जो कामयाब हो गया है, किसी अच्छे मकाम पे पहुंच गया, उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा, फिर एक ना नुक्ता मैं आप, बल्कि मैं मेरा ये कामिल यकीन है कि आप मेरी बात को सेकंड करोगे, क्योंकि इसमें हम सब की कहानी आ जाएगी, मेरी आपकी भी और बड़े रिश्तों की। हमें एक खूबसूरत गैप रखना चाहिए रिश्तों में। वो जो गैप है ना, वो ग्रेस है। बिल्कुल। इसकी मिसाल, रिस्पेक्ट भी होती है। इसकी मिसाल आपको देता हूँ। मुझे याद है एक दफ़ा, बड़ी पुरानी बात, हम बाहर किसी वर्कशॉप को अटेंड कर रहे थे, किसी दूसरे मुल्क में थे। तो हमारा जो ट्रेनर था, हम क्लास में कुछ 40 लोग थे, तो उसने 20 मैग्नीफाइंग ग्लास दे दिए, 20 मैग्नीफाइंग ग्लास। तो उसने 20 को दे के कहा कि जो बाकी 20 है ना, उनके फेस को जरा गौर से देखो, मैग्नीफाई करो और उनकी छोटी छोटी खामियां जो है ना वो नोट करनी है, उनको बतानी है। 15 मिनट के बाद क्लासरूम में लड़ाइयां शुरू हो गई। वजह ये थी कि वो जो गैप था जिससे ग्रेस लग रही है, वो गैप खत्म हो गया। तो वो गैप नहीं खत्म होना चाहिए। दुनिया का कोई रिश्ता हो, मैं यहां तक कह रहा हूं, मियां बीवी का रिश्ता है, उसमें भी एक पर्सनल स्पेस है, उसमें भी एक ग्रेस है जो कायम रखने के लिए वो फासला चाहिए। ट्रेन की 2 पटरियों में गैप है, वो साथ नहीं जुड़ सकती, वो गैप है तो रास्ता बनता चला जा रहा है। एक नजारा है जो आप कहते हैं बड़ा ही खूबसूरत है, एक खास एंगल पे जाके वो नजारा खूबसूरत है। जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, आपको याद होगा, ऐसे करके देख, जी बिल्कुल, यूं करके ना जी वो एंगल करते थे कि ये एंगल अगर होना तो ये सीन बड़ा शानदार है और इसको मिस नहीं करना, सनसेट है और ये सीन बन रहा है। तो आप अपने रिश्तों में वो गैप रखिए। आप जिनके साथ काम करते हैं, उठते बैठते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, जो वर्क स्पेस है। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात दूं, कल ये एक ऑफिसर थे मेरे पास बैठे, तो उन्होंने ये बात कही कि शाह साहब, बड़ी दुनिया वो जहां जाती है ना, वहां जाके पॉलिटिक्स करने लग पड़ती, बड़ी दुनिया। मैंने कहा सर, मैं दूसरों का तो नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं। मुझे बेशुमार इदारों में काम करने का मौका मिला, इंक्लूडिंग यहां पर भी आना होता।
और कई ऐसे इदारे जिसमें बाकायदगी से पढ़ाने का मौका मिला। अल्लाह का करम और फजल है कि आज भी वहाँ वापस जाएं तो सब उठ के खड़े होते हैं। वजह क्या है? वो ग्रेस, वो रिस्पेक्ट, और किसी इदारे के और किसी घर के और किसी के ज़ाती मसलों में टांग ना अड़ाना, बिल्कुल सियासत ना करना, राय ना देना। किसी भी इदारे में जाएं, उस इदारे का जो बड़ा है उसके खिलाफ बात ना करें। किसी के घर में जाएं, उस घर के बड़े के बारे में खिलाफ बात ना करें, गीबत ना करें, बड़ा गुनाह है। तो आपके रिश्ते तभी बचते हैं जब वो एक फासला, वो जो एक गैप है, मैं कहता हूँ मालिक मुलाजिम का ताल्लुक है, एक गैप चाहिए, मियाँ बीवी का एक गैप चाहिए, आपका मेरा, मेरी बड़ी एक लाडली बहन है आप, एक गैप है, एक उस गैप से खूबसूरती है। वो जो खूबसूरती है वो ही ग्रेस है रिश्ते की, और उसी से रिश्ता तादेर चलता है। जब भी हम वो फासले खराब करते हैं, यानी अब जो ज़हीन है ना, मुझे लगता है कि जहानत की जो दुनिया में कई तारीफें हैं, उसमें से एक तारीफ है जिसकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, बड़ा ज़हीन है, जो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, बड़ा ज़हीन है। मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता बना के लेकर चलता है ना, वो ज़हीन होता है। बिल्कुल, ये जहानत की सबसे बड़ी अलामत होती है कि आपने जिंदा इंसान, आप हैं, सामने वाला भी जिंदा है, और आपने वो एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसकी ग्रेस, जिसका तकद्दुस, जिसका एहतराम, जिसकी जो एक डिग्निटी है वो कायम रखते हुए आप लेके तादेर चल सकें। बिल्कुल ऐसे ही तो है, वो रिश्ते फिर वो ज्यादा, फिर आपका इखलास बड़ा मैटर करता है। अगर आप मुखलिस हैं, बताने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा मुखलिस, याद रखें, वो जब भी कोई बार बार कह रहा था मुखलिस कोई नहीं होता ये कहना ही नहीं पड़ता। इसके लिए क्या करना है? किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें, किसी के प्राइवेट अफेयर्स के बारे में जानने की कोशिश ना करें। आप एक घर में रह रहे हैं, आपके घर में दूसरा बंदा क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, अच्छे तरीके से मिले। अब एक लोगों में ये बड़ा है ना कि नेगेटिविटी है, हर बंदा ये सोच रहा है कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं करता, मैं जाऊंगा मेरे बारे में कोई बुरी बात करेगा। तो ये हमारा ये जो माइंड है ना, ये हमें बहुत दूर कर देता है दूसरों से। मेरा ख्याल है अपना दी बेस्ट करें, अल्लाह पे छोड़ दें। आप सबको सेटिस्फाई तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। अपना दी बेस्ट करें, इखलास के साथ करें। अच्छा होता क्या, आपके अंदर जो कैफियत होती है ना किसी के बारे में, लाख आप छुपा लें, आपका जो ओरा है, आपकी जो एनर्जी है ना, उसको लोग रीड कर लेते हैं। जैसे कोई इस्तराब में है तो उसका इस्तराब पकड़ा जाता है, कोई खौफ की हालत में उसका खौफ पकड़ा जाता है, किसी में ठहराव है तो कहते हैं यार ये बड़ा ठहरा हुआ और बड़ा गहरा इंसान है, किसी में हयाद आ रही है। ये तो मैं तमाम हमारी जितनी एंकर्स बहने में सबको कहता हूँ कि देखें गेस्ट आते हैं ना, ऐसे पता लग जाता है ये हयादार बंदा है कि नहीं है, ऐसे है कि नहीं है जी, क्योंकि वास्ता पड़ता है आपका। और बड़े बड़े पावरफुल बाज़ का अच्छे उहदों पे बैठे बंदों को ये ग्रेस नहीं पता होती कि हयादारी कितनी बड़ी एक पावर है। मुझे तो देखिए हदीस के अल्फाज यहाँ कोट करने पड़ेंगे, मफहूम हदीस है, मोमिन की बड़ी शान हया है, मोमिन की शानों में से एक शान है ना जी, उसकी एक बड़ी जो ग्रेस है वो हया है। तो आप अपने रिश्तों को लेकर चलें दरगुजर के साथ, माफ़ी के साथ, इखलास के साथ, और सबसे बढ़ के मैं बताऊं वैल्यू ऐड करने वाला बंदा कभी घाटे में नहीं होता। लगता है ऐसे कि जी कुर्बानी देता है, देखें जी जेब से लगा देता है, देखें जी अपना कुछ नहीं बना रहा। मैं दावे से कहता हूं कि हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने निज़ाम कायनात का ऐसा बनाया है, इस कायनात का इकोसिस्टम ऐसा है कि आप जब भी दूसरों के लिए खैर चाह रहे हैं, दूसरों का भला चाह रहे हैं, आप आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि कहीं ना कहीं से खैर चल के आपकी झोली में ज़रूर गिरेगी, आपकी झोली में नहीं गिरेगी, अगली नस्ल की झोली में गिर जाएगी। ऐसे बड़े मैंने बच्चे देखे, वो कहते हैं पता नहीं हमारे माँ बाप ने कोई ऐसा काम किया कमाल का कि अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ कर दी हैं। तो ये रिश्ते जो हैं, ये कोई शक नहीं है, ये नेमत भी हैं, आजमाइश भी हैं, और ये जहानत सीखने की बड़ी ज़रूरत है। जो रिलेशनशिप जीनियस ये टर्म हम बोल रहे हैं यहाँ पर, कि रिलेशनशिप की जो जहानत है वो अपने अंदर खुदारा पैदा कीजिए ताकि आप अपने रिश्तों को लेकर भी चल सकें और वो रिश्ते मिसाली हों। क्या करना पड़ता है? अपने आप को बिल्कुल मार देना पड़ता है, अपने नफ्स को बिल्कुल आपको पीछे रखना पड़ता है, हर किसी को इंपॉर्टेंस देनी है, तभी आप किसी का दिल जीत सकेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अपनी वैल्यूज़ पे तो कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको अपनी वैल्यूज़ और अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़रूर दूसरों को बताने चाहिए, लेकिन ये एक बड़ा एतमाद होता है किसी का आप पे कि ये शख्स हार्म नहीं देगा, ये नुकसानदेह नहीं है, ये मेरा दुश्मन नहीं बनेगा। अच्छा, दफातर में, घरों में, फैमिलीज़ में, वर्क प्लेस पे ये कॉमन एक नया कैरेक्टर पैदा हो गया, ये आपके साथ चलेगा और आपके बाद में मुखालिफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये कैरेक्टर्स इतने बढ़ गए हैं दफातर में भी, घरों में भी, फैमिलीज़ में भी, मुलाजमीन, घरों के मुलाजमीन, कि पहले वो आपके साथ होते हैं जब तक ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो आपके मुखालिफ हो जाते हैं। तो आप कह लीजिए वो फासला बरकरार रखिए, अल्लाह से रहम मांगिए और अपनी वैल्यूज़ को ना छोड़िए। लाइफ पार्टनर की कदर कितनी ज़रूरी है? मैं कहता हूँ जी उसके बगैर सोसाइटी चल ही नहीं सकती। बदकिस्मत है वो शख्स जी जिसको अपने लाइफ पार्टनर की कदर का नहीं पता,
बदकिस्मत है जिसको कदर हो और तब रिश्ता उस हालत में ना रहे, या खुदा ना खास्ता लाइफ पार्टनर ही ना रहे, तो ये बड़ी खुशकिस्मती होती है। वो तमाम बड़े लकी लोग हैं दोनों साइडों से जिनको अपने घरों से खुशी मिलती है। ये जो घरों से खुशी है ना ये बड़ी नेमत है। यानी जिसका शाम को घर जाने को दिल करे, जो कहे कि यार मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, जो किसी दूसरे शहर में हो तो उसको एक सिकनेस फील हो, एक कमी महसूस हो कि यार मैं अपने घर जाऊंगा ना तो तभी अमन सुकून होगा। और मैं दावे से कहता हूँ आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 5 तारा होटल का कमरा भी वो सुकून नहीं देता जो अपना घर आपको सुकून देता है, अगर घर के साथ आप जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम घरों के साथ जुड़े नहीं होते, तो हम अपने कामों में वर्कaholic हैं लोग, पैसे छापे जा रहे हैं, पैसे बनाए जा रहे हैं, घर नहीं बचता, पैसे बनाए जा रहे हैं, औलाद की तरबियत नहीं होती, पैसे बनाए जा रहे हैं, सेहत का सत्यानाश कर लेते हैं। तो अगर आप में बैलेंस है कि मैंने जिंदगी गुजारनी है और अपने घर को भी बचाना है, ये दौलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। बैंक बैलेंस सिर्फ दौलत नहीं है, आपका घर, उस घर का सुकून, आपके बच्चों का कामयाब होना, ये बहुत बड़ी दौलत है। टाइम की कदर करना कितना जरूरी है? देखिए टाइम को तो डिवाइड करना चाहिए, जो सुन्नत और सीरत के मुताबिक है, दिन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 3 हिस्सों में तकसीम करते थे, एक मिशन के लिए, इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नबूवत की आप पे थी। दूसरा हिस्सा जो था वो कह लीजिए फैमिली के लिए था, तीसरा हिस्सा नींद के लिए, इबादत के लिए था। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, ये तो मेरा ख्याल है रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो काम आप कर रहे हैं, मेंटली प्रेजेंट रहें, अपने बच्चों के साथ भी बातचीत करें, तो फोन जरा साइड पे रख दें। मैं कहता हूँ घर की गाड़ियां पार्क होती हैं, हमें फोन भी पार्क करने चाहिए। हाँ, सही कहा आपने, ये और वाकई करना चाहिए। फोन से जान छुड़ा के अपने बच्चों के साथ मेंटली प्रेजेंट होके, माइंडफुल होके बातचीत करें। वो तमाम रिश्ते जिनमें माइंडफुलनेस है ना, वो भी बड़े मजे के रिश्ते होते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस तरह खाना खाते हुए आप माइंडफुल नहीं है तो खाने का जायका महसूस नहीं होता। आप किसी को अगर सुन रहे हैं और कोई बोल रहा है, अगर वो माइंडफुल नहीं है और आप भी माइंडफुल नहीं है, तो उस शख्स का भी एक जायका है, बिल्कुल कंपनी का भी एक जायका होता है, तो वो कंपनी के उस जायके को महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखने वाले सुनने वालों के लिए तो सबसे अहम मैसेज यही है कि आज की कन्वर्सेशन को सामने रखते हुए अपने रिश्तों को रीन्यू कीजिए। बदतरीन हालत में भी आपके रिश्ते हैं, उसमें रीन्यू करना, और रीन्यू करने का सादा सा कुलिया आई एम सॉरी, माजरत करें, शुक्रिया अदा करें और एडमिट करें कि मेरे से गलती हो गई, इसको ठीक किया जा सकता है, और अपनी गलतियों को ठीक करके अपने रिश्तों को बचा के लेके साथ चलें। बहुत बड़ी बात है ये, आपकी जिंदगी भी बच जाएगी और सुकून से आप जिंदगी गुजार सकेंगे। क्योंकि आपके पास बहुत कुछ भी हो, सुकून ना हो तो फिर उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होता। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रहिए। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जो हम बात करने वाले हैं वर्चुअल पुलिस स्टेशन के हवाले से, जिसको 1 साल मुकम्मल हो गया है। बेसिकली क्यों ख्याल आया कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया जाए, आइडिया क्या था और उसमें 1 साल में किस हद तक कामयाब हुए, कितनी खवातीन को वहाँ से रिलीफ मिल सका, इंसाफ मिल सका, जो मकसद था वो पूरा हो सका। अक्सा फयाज ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इंचार्ज है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई खातून यूनिफॉर्म में मेरे सामने बैठती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका मोराल खुद ब खुद बुलंद हो जाता है और आपको बीइंग अ वुमेन खुद बड़ी वो ना एक पावर सी मिलती है, ज़बरदस्त। सो पहले तो मैं आपको ज़रूर इस चीज़ की मुबारकबाद देना चाहूँगी। बहुत खुशी होती है जब खवातीन आपको यूनिफॉर्म में नज़र आती हैं और बहुत ज़बरदस्त सा मुआशरे में वो लोगों को सपोर्ट करती नजर आती है। क्योंकि हमने तो ये सुना था खवातीन सिनफे नाजुक हैं, तो माशाल्लाह आज ही अगर हम खवातीन को देखें तो वो किसी मैदान में पीछे नहीं है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन के क़याम को 1 साल मुकम्मल हो गया, क्यों बनाया गया था ये? बेसिकली वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बनाया गया इसलिए कि हमारी फीमेल बहुत हेजिटेट करती हैं। हमारे ना क्राइम हो तो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, और रिपोर्ट इसलिए नहीं हो रहे कि कहीं ना कहीं हमारी फीमेल जो है वो इस हैसल से बचना चाहती हैं कि हमें पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। हमें हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ वो हमें अब वो बताने के लिए सामने अगर मर्द बैठा है तो हम कैसे खुल के बताएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुश्किल है भी, बहुत मुश्किल है। सोसाइटी को अगर हम देखें ना, अपनी फैमिली वैल्यूज को देखें तो एक खातून के लिए पुलिस स्टेशन जाना, मर्दों के उस झरमट में बैठ के अपना किस्सा बयान करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा अगर वो पहली तो कहानी शुरू हो जाती है हमारी फैमिली से कि अगर सपोज किसी लड़की को कोई रास्ते में हरासमेंट हो रही है ना, तो वो अपनी फैमिली से अगर शेयर करेगी तो फैमिली कहेगी ठीक है रास्ता बदल लो। क्योंकि हमने ये मामला अपने घर से शुरू किया, क्योंकि मैं खुद भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें हमने देखी हैं। ऐसा हो रहा होता है कि ठीक है रास्ता बदल लो, कोई बात नहीं, या नज़रअंदाज करो, या फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो।
सो ये सारे जब हमने क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने जब ये सारी चीज़ें हमने देखी, हमारा अपना एनालिसिस था और ये जब देखा गया कि हमारी ख़वातीन नहीं रिपोर्ट कर पा रही और कहीं ना कहीं ये वो फैक्टर आ रहा है कि जी वो हैसल से बचना चाहते हैं या वो हेजिटेट कर रही हैं, तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बनाया गया। फिर हमारी सीएम साहिबा भी आ गई, एक खातून सीएम, तो उनका भी यही कहना था कि जी हमारा बिल्कुल ना हरासमेंट के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस। सो कहीं ना कहीं फिर वहाँ से भी वो होता है कि चलो एक सहारा मिल गया कि हम एक इनिशिएटिव ले सकते हैं जहाँ पे हमने अपनी ख़वातीन को एक ऐसा सिक्योर इन्वायरमेंट देना है कि आपको सिर्फ इस बात से कि हमें थाने ना जाना पड़े, आपको खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है। सो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को बनाने का मकसद भी ये था। हम प्योरली काम कर रहे हैं डोमेस्टिक या जितना भी हमारा वायलेंस है, अच्छा किसी किस्म के भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हम हवाले से काम करते हैं। हरासमेंट, मर्डर, एसिड अटैक, डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट में आगे ब्लैकमेलिंग भी आ जाती है। हरासमेंट में आपकी पब्लिक प्लेसेस पे हरासमेंट, वर्क प्लेस पे हरासमेंट, जो भी जिस किस्म की भी हरासमेंट या वो हर वो इंसिडेंट जहाँ पे हमारी फीमेल विक्टिम है वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का केस है और स्पेसिफिकली इससे वुमेन से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है। एक साल में कितने केसेस आए और कैसे 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 वाकयात आए? वेल एक साल में हमारे पास तकरीबन 4 लाख का अब तक हमारा जो है 3,78,000 तो पूरे पंजाब से 3,78,000 केसेस हमारे पास अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और जो कि बहुत जल्द जिस तेज़ी से अब जा रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस फैलती जा रही है कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी है हमारे पास और जिसको हम बता सकते हैं कि हमारे किस तरह के इश्यूज हैं। और हमारे पास मोस्टली केसेस आते भी ऐसे हैं जैसे हरासमेंट के हो गए कि वो केस, और हमें इस बात पे खुशी भी महसूस होती है कि जिस मकसद के लिए बनाया गया था ना कि ख़वातीन हमें अपने मसाइल बता सके और हमसे कहें कि जी हमारी मदद की जाए। अक्सर ये काम कैसे करता है वर्चुअल पुलिस स्टेशन? लेट्स सपोज किसी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस का वाकया हुआ, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके पास कैसे आएगा वो तमाम तर इशू? आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? कितनी देर में उसको हल कर लिया जाता है? मुझे ज़रा पूरी अपनी हिरारकी बता दें। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 जो कि इमरजेंसी हेल्पलाइन है और ये पूरे पंजाब में काम कर रहा है। आप जब भी 15 पे कॉल मिलाते हैं वो हमारे ही डिपार्टमेंट में हमारे पास आती है। उसके बाद आप वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अगर लाहौर में हैं तो आप पैनिक बटन के ज़रिए से भी रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह अब तो खैर पूरे पंजाब में पैनिक बटन लगाए जाएंगे जो हमारा फ्यूचर प्लान है। सो पैनिक बटन के ज़रिए से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको VWPS का एक पोर्टल मिलेगा, आप उसके ज़रिए से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारा अपना एक यूनिट भी है जो सोशल मीडिया के ऊपर भी नज़र रखता है, सो अगर हमें वहाँ से भी रिपोर्टिंग हो रही है ना कि यहाँ पे किसी खातून के हवाले से कोई वीडियो अपलोड हुई है या इस तरह का कोई इशू है, तो हम खुद भी उसमें अपना कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी मदद के लिए आगे जाते हैं। सो जैसे भी हमारी खातून ने हमसे रब्ता किया, रब्ता करने के बाद उस खातून के साथ जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो पहला पुलिस ऑफिसर जो मौके पर जाएगा, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं हुई, खातून को कहीं इस तरह से कोई थ्रेट तो नहीं किया गया कि आप ये क्या करिए या आपको नहीं करना चाहिए, इस तरह का कोई प्रेशर तो नहीं है। वहाँ से लेके आपके प्रोसिक्यूशन के लेवल तक, यानी कि आपका मुकदमा अदालत में जाने तक अपनी खातून के साथ हम फ़ोन कॉल के ज़रिए इन टच रहते हैं और उनसे वो जानते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आपको किस स्टेप पे क्या प्रॉब्लम का सामना है। कितने केसेस हल हुए? कितने केसेस में आपने खवातीन को इंसाफ दिलवाया? 3,20,000। ग्रेट। ये वो केसेस हैं जहाँ पे हमारी खातून, अच्छा एक क्यों ना और एक यूँ समझें कि खवातीन के दिमाग में ये सवाल आता था जो बेशतर जगहों पे मुझसे ये पूछा भी गया कि अगर हमें कहीं पे किसी स्टेप पे जाके या किसी भी लेवल पे जाके अगर हम अपनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते तो क्या? तो मैं अपने तमाम खवातीन को ये क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे जाके ये कहती हैं कि हमें कार्रवाई नहीं करवानी, बेशक ना करवाएं। देखिए, हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने जी आपको हर हाल में अदालत में लेके जाना है, बट यस हमारा काम ये है कि आप जिस हद तक आप जाना चाहती हैं ना, आप चलें, हम आपका साथ देंगे। यहाँ पर बड़ा इशू है, आपको थ्रेट्स मिलते हैं, आपको बार बार तंग किया जाता है, आपको इश्यूज ऐसे बना, तो फिर सिक्योरिटी देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, वो किस तरह यकीनी बनाया जाता है? बिल्कुल, अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आज बेसिकली मैं यही रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपके साथ ये इशू हो रहा है ना, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ मसला जो सबसे बड़ा वो आता है कि हमारी खातून हमें पहली दफ़ा 15 पे कॉल करके तो बता रही है कि मेरे साथ ये इशू हो गया, जहाँ पे हम उनको पुलिस की अगर ज़रूरत है तो पुलिस भी भिजवा रहे हैं, अगर उन्हें किसी किस्म की काउंसलिंग की ज़रूरत है या इसके अलावा लीगल गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें वो भी प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद हमारी खातून हमें बताती नहीं। हमें अगर आप बताएंगे नहीं, अगर आप अपना नंबर बंद कर जाएंगे और आपने बताया नहीं कि मेरे ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है, हम आपकी कैसे मदद करें? आप लोग मुसलसल उसका फॉलोअप भी लेते हैं? हम मुसलसल फॉलोअप लेते हैं और हम फॉलोअप लेंगे हमारी जो विक्टिम है उनसे भी, और आपका जो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन या आपका रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट है, हम उनसे भी फॉलोअप लेते हैं कि इस केस में अब आपने क्या किया। और अगर वो ये कहते हैं कि जी सपोज कोई फीमेल वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहती,
तो पहले हम कंफर्म करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि आया वाकई में आप कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, सुलह हो गई है कि नहीं हुई, प्रेशर के तहत तो नहीं सुलह हुई आपकी। अगर हमें यहाँ कोई ऐसा, जैसे सपोज कोई केस आ जाता है हमारे पास, रेप का केस आता है, ऐसे आई भी है हमारे पास, रात को कॉल चली रेप केस की, सुबह में खातून कहती मैंने सुलह कर ली, कैसे? ये सेम रिएक्शन अगर हमारा भी है ना, उस सूरत में हम वो जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो DPO साहिबान हैं या RPOs हैं, हम उनको फिर लूप में लेते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि ये केस आप देखें क्योंकि ये हमारी समझ से बाहर है, ऐसे कैसे मुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और खातून ये सामने से कह रही है कि मैं सुलह करना चाहती हूँ, मुझे कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया, और वो ब्रूटल डोमेस्टिक वायलेंस अगर नहीं है तो इसमें भी हमने कंडीशन रख दी है कि ठीक है, तू तकरार हुई या कोई झगड़ा हो गया, वो सुलह करना चाहते करें, उनका राइट है ये। अगर FIR होने के बाद भी अगर कोई खातून सुलह करना चाहती है तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लूप में रखते हैं, साथ में उस खातून को रखते हैं, हम खुद भी मौजूद रहते हैं और उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि अगर आपका ये FIR हो चुकी है, FIR कैंसिल होने का ये अब सिलसिला होगा, अब आप, ताकि वो खातून भी ज़हनी तौर पर तैयार है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अक्सर इस तमाम सिचुएशन में ना एक बहुत अहम चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक वाक़या आया, बस आप उसको धड़ाधड़ आगे, तो वो जो खातून का नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसके बारे में हम जितना छुपा सकते हैं, बड़ा ज़रूरी एलिमेंट होता है। इसको कैसे इंश्योर किया जाता है? हाँ बिल्कुल, हम इसके ऊपर भी काम करते हैं कि अगर कोई खातून ये कहती है, ये मोस्टली होता है ब्लैकमेलिंग वाले केसेस में या हरासमेंट के केसेस में होता है, वो कहते हैं कि जी हमारा नाम सामने ना आए और हमारी मदद की जाए। जैसे अगर मैं लाहौर की बात करती हूँ, मैंने जैसे कि अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, लिबर्टी से मैंने गुजरना है और मुझे पता है कि मैंने रोज़ गुजरना है यहाँ से बस स्टॉप से, और मेरे साथ रोज़ाना ये एक इंसिडेंट हो रहा है जो मुझे कोई हरासा कर रहा है, आप हमें बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम आपका नाम बिना सामने लाए, हमें अगर तो लाहौर में है या पंजाब में कहीं पे भी है, हम कोशिश करते हैं फोर्सेस को ऐसे मुकाम पे डिप्लॉय करवाएं। ग्रेट। ताकि हमारी खातून का मसला भी हल हो जाए, क्योंकि वो एक जेनेरिक इशू बन गया ना, वो एक किसी बंदे का स्पेसिफिकली तो ना रहा, क्योंकि अगर एक लड़की वहाँ से इफेक्ट हो रही है, बहुत सारे लोगों के साथ बस स्टॉप पे खड़ी सारी लड़कियाँ इफेक्ट हो रही हैं, तो हमने वो आपके लिए वो माहौल भी क्लियर करवाना है। सही। यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ, इसके अलावा बहुत सारी वर्किंग वुमेन, जहाँ कहीं पे जिसको कोई प्रॉब्लम है, चाहे यूनिवर्सिटी के बाद, चाहे अपनी वर्क प्लेस पे, सब आपसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, अगर आप खातून हैं और आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता करें, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। सही। अब तक जो ओवरऑल पूरे साल में केसेस आए, अगर देखे जाए तो किस टाइप के केस बहुत ज़्यादा थे, यानी हमें पता चले ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? हमारे पास वेरी सॉरी मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन हाँ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं। हरासमेंट के केसेस को तो मैंने आपको तरीका बता दिया हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिली को इतनी अवेयरनेस दें कि अगर एक सिलसिला मारपीट का शुरू हो गया ना, इसमें हमारी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपको ये प्रेशराइज़ कर रही है कि नहीं जी कोई बात नहीं, मारा ही तो है, शौहर है तुम्हारा, ससुराली हैं तुम्हारे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये मैसेज नहीं देना चाहती कि हमारी सोसाइटी के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट है, बट यस अगर आपको कहीं पे कुछ नज़र आ गया ना, कुछ आपने महसूस किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हिस्से दिए इंसान को, आप वो से सेंस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है या आगे क्या हो रहा है। अगर आपको एक बंदे की कैफियत, ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा हो गया तो वहाँ पे हमारी फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आगे के क्या प्लान्स हैं? मज़ीद आप इसको कैसे ग्रो करना चाह रहे हैं? क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड अप करना चाह रहे हैं? कैसे बेहतरी लेके आना चाह रहे हैं? अच्छा, अभी रिसेंटली हमने ये किया कि हमने एक ट्रैकिंग पोर्टल बनाया पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने, कि हमारी वो खातून जो कि कंप्लेन कर रही है लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसकी कंप्लेन के साथ हो क्या रहा है, वो किस लेवल पे पहुंच गई। हाँ, वो आप ना वो एंजाइटी होती है, पता नहीं अभी कहाँ तक गई, कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। क्योंकि हमारे दिमाग में वो ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कुछ नहीं होता, हमारा कुछ भी नहीं होगा, मेरा कोई। और फोन वाली वो जो हेल्पलाइन और फोन पे आपको, उस पे आप एतमाद भी नहीं कर सकते, पता नहीं हुआ या नहीं ऐसे ही है। सो उनके लिए हमने ट्रैकिंग पोर्टल बना दिया कि आप ट्रैकिंग पोर्टल के जरिए से आप अपना खुद ट्रैक करें कि आपका किस लेवल पे है, और अगर आप किसी भी लेवल पे मुतमईन नहीं होते, आपको पुलिस का ताउन, पुलिस के रवैये से या किसी भी बात से अगर आपको कोई इतराज़ है, आप उस पोर्टल के जरिए से आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आप दें। वो देने के अलावा, इसके अलावा आप हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हम क्योंकि क्राइम हॉटस्पॉट्स भी निकालते हैं, हम ज़िलों में भिजवाते हैं कि आपके इस ज़िले के इस थाने में, इस इलाके में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, तो देखिए क्यों हो रहा है ये। हम वो DPOs को और RPOs को भिजवाते हैं, बल्कि हमने ये जो डैशबोर्ड हमारा अपना बना हुआ है, ये हमने IG ऑफिस से लेके पूरे पंजाब में दे दिया कि आप खुद देखें कि आपके किस एरिया में रेप के केसेस कितने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई। अगर एक स्पेसिफिक थाने की कोई अगर डोमेन है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कितने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, तो ताकि इनिशिएटिव लिए जा सके, आप अपना कदम बढ़ाइए और ख़वातीन की मदद कीजिए।
सो ये इंशाल्लाह दायरा कर हमने बढ़ाना अपना इंशाल्लाह जी, आगे, इंशाल्लाह। ताकि पूरे पाकिस्तान की खवातीन को हम कहीं ना कहीं मदद फराहम कर सकें। तहफ़्फ़ुज़ एक आपको इन्वायरमेंट ऐसा हो कि आपके लिए भी कुछ है जो काम कर रहा है, आपके लिए भी वो लोग हैं जो कि आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, आपको इंसाफ देने के लिए काम करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, गुड लक। जिस तरह से कामयाबी का ये 1 साल आपने मुकम्मल किया है, हम दुआ गो हैं पहले तो इस तरह के वाक़यात ही ना हो, आमीन। और अगर आमीन। हो तो फिर खवातीन को आगे बढ़ना है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, अपने लिए इंसाफ जो है उसको तलाश करना है। अब वो वक्त नहीं रह गया कि आप मार पीट खाते रहें और वक्त गुजारते रहें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपना सेगमेंट शामिल करेंगे जी, जिनको हमने बर्थडे विश करनी है। आज की स्पेशल बर्थडे हम वकास सैदी साहब को, जो कि हमारी कलीग है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क का बहुत ज़बरदस्त और अहम हिस्सा है, उनको हम बर्थडे विश करना चाहेंगे। वकास आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की रेट लिस्ट हमने आपको बतानी है। ओपन मार्केट में हमारे रिपोर्टर मौजूद है, अबू बकर, ओवर टू यू। में जो फल और सब्जियां हैं वो सरकारी निर्खनामे से महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। ओपन मार्केट के अंदर जो आलू का रेट है वो तकरीबन 60 रुपए से लेके 70 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए प्याज की तो वो भी तकरीबन 60-65 रुपए से लेके अव्वल और दोइम दर्जे का जो प्याज है वो तकरीबन 70 और 75 रुपए तक जा रहा है। शहरियों को ये कहना है कि ओपन मार्केट के अंदर खुसूसन जो ये दुकानदार है, इनकी जानिब से जो रेट लिस्टें हैं ये आवेज़ा नहीं की गई। ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं ये मिली भगत के बायस यहाँ पे जो आम शहरियों को जो असल रेट्स हैं वो अवेज़ा नहीं होने देते। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया गया है कि आलू और प्याज कदरन उनके रेट्स बेहतर हैं, लेकिन अगर बाकी सब्जियों की बात की जाए तो वो पहुँच से दूर होती जा रही हैं। इसी तरह अगर बात करें फलों की तो जो अव्वल दर्जे का केला है वो तकरीबन 250 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दी थी, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।